नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पूर्व में पारित हुआ और 2029 में इसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र की शुरुआत करी है। हम सब बहनें हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने हमारे नारीत्व का सम्मान किया, मातृत्व का सम्मान किया और हमें ये अवसर दिया विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से महिला नेतृत्व को आगे आने का मौका दे रही है। आज महिलाएं केवल नीति की लाभार्थी नहीं होगी बल्कि नीति निर्माता होंगी और महिलाएं जब संसद में बैठेंगी, विधानसभा में बैठेंगी तो विकास की जो गाथा वो लिखेंगी। मुझे लगता है कि वो उन विषयों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई राजनीति नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको नेतृत्व देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी इसके पहले भी अन्य राजनीतिक दलों ने कोशिश करी लेकिन उन्होंने उसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। कभी एक सदन में प्रस्तुत किया और दूसरे सदन में प्रस्तुत नहीं किया, हिम्मत नहीं जुटा पाए। अन्य राजनीतिक दलों को सामने कर दिया कि बहुत विरोध है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं है लेकिन उसको बहुत मजबूती के साथ उन्होंने शुरुआत करी है और हम सब विश्वास करते हैं कि ये क्रांतिकारी कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ही पूरा करेंगे। क्या माना जाए राजनेता अभी भी महिलाओं को फ्रंट फुट में आने से रोकना चाहते हैं? उनसे अगर वो खुल के सामने आते हैं तो क्या उनका अधिकार मार कर रहे हैं? नहीं, राजनेताओं ने तो हमेशा से ही महिलाओं को रोका है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा से कोशिश की है, महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता था। अब कम से कम जब आरक्षण होगा तो महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और इसके पहले महिलाएं हमेशा राजनीति की शिकार हो जाती थी। उनमें तमाम योग्यताएं होने के बाद उनको अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है। महिलाएं तो भावना से जुड़ी होती है, संवैधानिक होगा अभी तो आगे भावना से जुड़ेगा। मैडम आज शाम को जो प्रोग्राम है जिसमें हम जाने वाली है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या प्रोग्राम है? 55 का टिकट क्या है? 55 की टिकट कोरबा में इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और जितनी संख्या में हम सोच रहे थे, अभी करीब 1500 से ऊपर बहनें कार्यक्रम स्थल पर है। इतनी तेज गर्मी है और इतनी तेज गर्मी भी बहनें आई हुई है। 55 की टिकट जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये नितांत गैर राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं को उनके पुराने सुनहरी यादों में ले जाते हैं और वहाँ पर वो बचपन के अपने खेलों को खेल पाते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हम और भी समृद्ध बना पाते हैं। होता है, फुगड़ी है, ऐसे खेल होते हैं और इसमें जो आप आज आएंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको भी बहुत आनंदित करेंगे। आप इस कार्यक्रम को गैर राजनीतिक बोल रहे हैं लेकिन इस आयोजन से कोरबा के राजनीतिक हलक में भड़कम है। जो नेता आपके बचपन की टिकट चला रही है लेकिन जो आगामी चुनाव में टिकट के दावेदार है उनके मामले पर एक चिंता की लकीरें दिख रही है, इसको लेकर क्या करेंगे? कोई चिंता की बात नहीं है। एक लास्ट गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? आशा भोसले का निधन हुआ है कि हम सबके लिए बहुत अपूरणीय क्षति है देश के लिए कि हमारी पार्श्व गायिका आशा भोसले जी हमारे बीच में नहीं रही। उनकी मधुर आवाज़ हम सबके जीवन में हमेशा रहेगी और अपने आवाज़ के माध्यम से वो हम सबके बीच में हमेशा जीवित रहेगी। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता था क्योंकि वो दांव पेच को समझ नहीं पाती थी, इसलिए आरक्षण के माध्यम से महिला नेतृत्व को सामने लाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी इस विषय को कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बिल को दोनों सदनों में पारित कराया तो उन्होंने कहा था कि 2029 में महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। इस बीच में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया रही जिन प्रक्रियाओं के तहत 2029 में थोड़ी कठिनाई दिख रही थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने जो कहा उसको पूरा किया है। इसलिए 2029 में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में मिले। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने
एक विशेष प्रावधान के तहत 16, 17, 18 अप्रैल को भारत की संसद में विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संविधान में संशोधन किए जाएंगे। और ये संविधान का संशोधन जब होगा तो महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे इसके पहले भी जो निर्णय किए, आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी शुरुआत थी जब उसकी गंभीरता को लोगों ने नहीं समझा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? महिलाओं का अनुपात कम हो रहा था और बेटियां जब घर में पैदा हों तो लोग खुशी नहीं मनाते थे, दुख मनाते थे। बिटिया का पैदा होना, और कई बार तो ये होता था कि कन्या जन्म लेने के पहले उसकी कन्या भ्रूण हत्या ही हो जाती थी, बेटियों की संख्या गिरने लगी। इस गंभीर विषय को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे प्रदेश में नहीं, लेकिन बहुत से प्रदेशों में बेटियों की पैदाइश हो ही नहीं पाती थी। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब शुरू किया तो उसके बाद में उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए। आज हम अनुपात में बराबर पे हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी हैं। बेटियां अब ज़्यादा अनुपात में हैं। इसलिए महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी है, उन्होंने देश की महिलाओं के नारीत्व का सम्मान किया है, उनके मातृत्व का सम्मान किया है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई और हर जगह पर कोशिश की कि वो नेतृत्व के तौर पर आगे आए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है तो उन्होंने कोशिश की कि उसकी पटल पर अगर नाम लिखा जाए तो महिला का नाम लिखा जाए। नेतृत्वकर्ता के तौर पर महिलाओं को आगे लाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने बराबर किया है। आज हम पूरे देश की नारी जगत की समस्त बहनें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देती हैं, धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं। और ये विशेष प्रावधान आने वाले समय में भारत में महिलाओं को केवल नीति का लाभार्थी नहीं बनाएगा। हम केवल जो योजनाएं हैं हम उसके लाभार्थी नहीं होंगे, हम नीति निर्माता होंगे। नीति निर्माता बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है। विधानसभा में, लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाएं जब भागीदारी करती हैं सत्ता में तो उनकी सोच भी बहुत अलग होती है। महिलाएं संवेदनशील होती हैं, महिलाओं के काम करने का लहजा अलग होता है। और वो जब विधानसभा और लोकसभा में, संसद में और विधानसभा में बैठेंगी तो वहाँ पर जब नीति निर्धारण होगा, महिलाएं अपनी सोच को आगे बढ़ा पाएंगी, मजबूती से रख पाएंगी। और इसका समावेशी जो एक संतुलित विकास की सोच है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी की ये सोच 2047 में विकसित भारत की एक नींव का पत्थर साबित होगा। सबका साथ सबका विकास, यह हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच रही है। और सबका साथ सबका विकास तो आधी आबादी का भी विकास उसी मजबूती से हो, वो नेतृत्वकर्ता के तौर पर पहचानी जाए। ये विषय को लेकर मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आपके प्रश्नों का स्वागत है। सरोज जी, आप पूरे भारत में ऐसी है कि जिन्होंने वहाँ पर विधायक और सांसद इन तीन चरणों में आपने रहा। सुषमा स्वराज जी के बाद आपका नंबर पूरे भारत में रहा। अगर मैं कुछ बात कहूँ, अनुमति हो तो एक व्यक्तिगत प्रश्न करूँ आपसे कि आपने कोरबा में जो चुनाव लड़ा, इसके पीछे हारने का कारण क्या है? क्यों आपने हारा? क्यों? यहाँ जितने की संभावना थी पूरी, आप हारे क्यों? इसके बाद चिंतन मैंने किया क्यों? मैडम, इसी में एक सवाल और था। ये महिला आरक्षण पे ओबीसी महिलाओं पर आपका बीजेपी का स्टैंड क्या है? मेरे प्रश्न होंगे। आज मैं आपके सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उपस्थित हुई हूँ।
बात बहुत सारी बीत गई, जो बीत गई वो बात गई। मैं मानती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी और जितना उन्होंने मेहनत किया तो हमारे वोट में जो हार का अंतर था वो कम था। अगली बार हम मजबूती से मेहनत करेंगे और जीतेंगे। हारने के बाद में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, मैं मानती हूँ कि वो कमी मेरी है और उसको अगली बार में पूरा करूँगी। आपने हारा कि हराया गया, ये भी एक बड़ा प्रश्न नहीं, चुनाव के मैदान में कोई हराता नहीं है। जो जीतने के लिए आता है उसे जीतना आना चाहिए। हारने के बाद आरोप लगाना मेरी फितरत में नहीं है। संभावना, पूरी संभावना थी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, लेकिन आपने हारने की संभावना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पक्ष में कोई गड़बड़ी की गई क्या? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से काम किया, मेरे नेताओं ने बहुत मजबूती से काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर बैठे। बहुत सारी चीज़ें हैं चुनाव में, मैदान में बहुत सारे छोटे बड़ी चीज़ें होती हैं। हारने के बाद में किसी के ऊपर ये आरोप लगाना कि कोई हराए, कोई किसी को नहीं हरा सकता। हारने के बाद आप कहें कि मुझे किसी ने हरा दिया, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव जो लड़ता है उसको जीतना आना चाहिए और अगर आप हारे हैं तो उस पर समीक्षा करनी चाहिए और अगली बार जीतने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आप मानती हैं कि अगली बार टिकट आप ही को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को मिलेगा, जिसको मिलेगा मैं उसके लिए काम करूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर ही रहिए, विषय से भटकाव हो जा रहा है। मैडम, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन पे बीजेपी का स्टैंड क्या है, बहुत क्लियर बोलेंगे? नहीं, मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ। आपके ये अधिनियम 2023 में जो अभी सदन में प्रस्तुत होगा, उस विषय को मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। उसकी पूरी वो जब भारत की संसद में पेश होगा तब आपको उस पर बाकी विषय आएंगे। चर्चा के लिए वहाँ बाकी लोग हैं, स्पष्टता से है ये। मैडम, मोदी 2 प्योर मेजॉरिटी थी, मोदी 3 थोड़ा असमंजस के मेजॉरिटी है। उसके बाद मोदी 3 में क्यों आखिर ये बिल तो 2010-14 से लंबित है, उसके बाद अभी इसकी आवश्यकता क्यों इतने विलंब के बाद? राजनीति में बहुत सारे निर्णय समयानुकूल होते हैं, समय के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। बहुत सारी परिस्थितियां थी। 2014 में जब भारत में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय जो देश की स्थितियां थी, बीच में आपका अन्य कोविड का दौर हुआ और अभी भी कोई कहेंगे तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन जो आपने कहा है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप तो 4-5 अभी विधानसभा चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या स्थिति चल रही है? 5 विधानसभा में चल रहा है, तो अभी जो आ रहे हैं स्पष्टीकरण जो सब टीवी वाले दे रहे हैं उसमें तो भाजपा ही जीत रही है 5 राज्यों में, तो 5 राज्यों का, तो इसमें जो पश्चिम बंगाल है उसकी स्थिति क्या है आपकी? हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हम सरकार बना रहे हैं और हम सभी राज्यों में, ये हमारे वो राज्य हैं जहाँ पर भाजपा बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन हमारे सांगठनिक तौर पर हम लोग वहाँ नीचे तक पहुँच के हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसके कारण हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और आने वाले समय में हमारी सरकार वहाँ बनने जा रही है। नारी शक्ति वंदन के साथ साथ नया परिसीमन, क्योंकि बहुत सी जगह ये बात भी उठ रही है कि पुरुष वर्चस्व को लगता है कि हमारा हक जो है वो कहीं बट न जाए। क्या दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, ऐसा आप मान रही हैं? परिसीमन होकर सीटें बढ़ना और नारी शक्ति वंदन के साथ आरक्षण लागू होना। नहीं, किसी का हक नहीं मारा जा रहा है। ये इतने मानसिकता दिनों से है। तो महिलाओं का जो हक किसी ने देने का प्रयास नहीं किया, उनके हक की बात किसी ने नहीं कही, किसी का हक नहीं मारा जा रहा है। परिसीमन एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया पूरी होनी है। जिस समय होनी थी उसमें कहीं कहीं कुछ विलम्ब हुआ और परिसीमन अब आने वाले समय में होगा तो निश्चित तौर पर जनगणना के अनुसार सीटें बढ़ेंगी, तो किसी का हक के कारण परिसीमन लागू नहीं किया गया है। ये मुफीद समय है। नारी शक्ति वंदन योजना का लागू होना और जो आपने कहा कि अब तक हक अगर नारी सम्मान का जो नहीं मिला था, सीटें बढ़ने के साथ ये जो अवसर आया है तो उसका सही ढंग से ये क्रियान्वयन हो रहा है, ये मानती हैं आप? अपना अपना सोचने का ढंग है। सरोज जी, एक बात बताइए कि अभी जो देश में सरकार चल रही है उसमें जो साय भी थी, आपकी क्या परिकल्पना? सरकार कैसी चल रही है? काम समय पे चल रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कुछ कम हो रहा है? कुछ बताइए जरा।
छत्तीसगढ़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपनी बात कहने के लिए आई हूँ, विषय से भटक जाएंगे। और आज मेरा नहीं तो मिलती नहीं ना, आप तो कैसे करेंगे? जब मुलाकात अभी हो रही तभी बोलेंगे, बताइए आप मिलती कहाँ? लेकिन मैं आपका प्रश्न का उत्तर देके इस विषय को समाप्त करूंगी। आज एक कार्यक्रम भी है, हम आपको बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आज वहाँ 1000 से ऊपर महिलाएं पहुँच गई हैं। विष्णुदेव साय सरकार बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है और बहुत तेजी से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जब सरकार होती है तो बहुत सारे प्लस और माइनस की बात होती है। आपका जो प्रश्न है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जिस सौम्यता के साथ, जिस सरलता और सहजता के साथ सरकार चला रहे हैं, ऐसा बिरला ही मुझे लगता है दिखाई देते हैं। हमारे रमन सिंह जी ने भी बहुत सहजता के साथ सरकार चलाया और हम जिस मजबूती से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हम विकास के नए आयाम लिखने वाले हैं। मैडम जिस भी विषय को एनडीए उत्साह मनाती है, उत्सव मनाती है, ये मानते हैं कि वो सफल होती है। तो ये माना जाए कि जो आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण बिल जो लाया जा रहा है, वो सफलता की जो है पहले से पूरी स्टोरी लिखी जा रही है। उससे पहले का ऐसा उत्साह नहीं, ये उत्साह वैसे भी महिलाओं के लिए बहुत, मैं आपको अपनी बात कहती हूँ, आरक्षण के माध्यम से महिलाएं आगे आएंगी और महिलाओं को जो अवसर मिलेगा, मैं महिला आरक्षण से आगे आई हूँ। मुझे पहली बार महापौर की टिकट आरक्षण में मिली, लेकिन उसमें मैंने इतना काम किया कि दोबारा उसमें सामान्य होने के बाद भी कोई लड़ नहीं पाया।